प्रधानमंत्री जी आकलन करें कि जिस दंगों के आप जिक्र करें उसके तमाम आरोपी आपके उम्मीदवार हैं और उन तमाम लोगों के ऊपर से आपने मुकदमे वापस लिए। लेकिन क्या इस तरह के मुद्दे जब उठाए जाते हैं चुनाव में तो वो प्रभावित करते हैं, वो असर डालते हैं, वो एक तरह का विभाजन पैदा करते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी के मुख से हम सुनना चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी किसानों को 500 रुपए महीने की भीख की बजाय किसान की फसल के दुगने दाम की बात करें। प्रधानमंत्री जी किसानों को मिलने वाले डीजल के ऊपर छूट की बात करें। प्रधानमंत्री जी बात करें देश के अंदर नौजवान जो बेरोजगार हो गए उनके रोजगार के लिए प्रधानमंत्री जी क्या व्यवस्था करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोला। उमर, आपसे भी ये मैं जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री ने तो और बहुत सारी चीजें गिनवाई कि हमने बहुत कुछ किया है, हमने यूनिवर्सिटी दी है, वो पहले नहीं आई, और बार बार वो एक कोशिश करते हैं एक नैरेटिव बनाने की कि गुंडागर्दी, रेड अलर्ट, क्या वो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं वो, और उससे क्या नुकसान है? मैम देखिए, पब्लिक अब समझ रही है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ एक पब्लिक का ध्यान भटकाने वाले मामले हैं। ये बात करें विकास के ऊपर, अगर आप बात करते हैं अगर रेशो के ऊपर जो क्राइम रेट है, आप देखें ना कि पिछले से जो उनके सरकार में कितने टेन्योर में कितना क्राइम रेट हुआ, कितना उनके यहाँ पे क्राइम के कितने केसेस हुए हैं, इन्होंने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो ये बात अगर ये करें तो डेवलपमेंट की बात करें, रोजगार देने की बात करें, हमारे किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है अगर उसको हटाने की बात करें तो पब्लिक को समझ में आएगी बात। अच्छा, कुछ मुद्दे तो यहाँ के मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे वो प्रभावित करते हैं, नहीं बाहर कर्नाटक के मुद्दे भी प्रभावित करने लगते हैं। अब हिजाब का मुद्दा उठ गया तो वो मुद्दा भी मुद्दा बन गया, क्या वो भी मुद्दा है? देखिए, वो कोई मुद्दा ही नहीं है। अब वो हम उधर जाना नहीं चाहते, उनके बीच पर हमें खेलना नहीं, वरना जवाब तुम्हारे पास बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमको उनके बीच पर नहीं खेलना पड़ता। हमें चाहते हैं कि आप हमारी बीच पे खेलिए, आप जनता की बीच पे खेलिए ना। जनता को रोजगार चाहिए, रोजगार की बात करें, वो नहीं करते हैं। किसान को अपनी फसल का दाम दुगना चाहिए, उसकी वो बात नहीं करते हैं। अपने खाद का दाम कम चाहिए, उस पर उसकी बात नहीं करते हैं। डीजल के ऊपर उनको हमें रेट कम चाहिए, उसके ऊपर वो बात नहीं करते हैं। अब वो जिन बातों पे बात करते हैं, एनसीआरबी के जो उनके आंकड़े हैं, जो उनके ही आंकड़े हैं, वो अपने आप में गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज है। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं आप उनकी पिच पर नहीं खेलना चाहते, लेकिन क्या हिजाब पहनना, स्कूल में परमिशन मिलना या नहीं मिलना, या बच्चियां स्कूल के बाहर बैठी हैं या विरोध हो रहा है, ये मुद्दा नहीं है? इस पर लोग उत्तेजित नहीं होंगे या आपका उस पर क्या पक्ष है? लोग ये हमारा मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार है कि मैं क्या पहनूं, मैं किस तरह अपनी इबादत करूं, मैं किस तरह खाऊं, मैं किस तरह सोऊं, मैं किस तरह निकलूं, ये मेरा मौलिक अधिकार है और इसका हनन करने की कोशिश हो रही है। हम यही तो बात बार बार करेंगे। ये देश को, जो देश की बात है वो नहीं करना चाहते, ये उधर उधर की बात करना चाहते हैं। अच्छा, एक ओवैसी साहब भी आपको बहुत याद करते हैं, आपका बहुत जिक्र करने लगे हैं आजकल। वो बार बार जिक्र करते हैं कि देखिए एक वो साहब हैं, उनके साथ ऐसा हो गया, उन्हें बहुत तकलीफ है। उन्हें क्यों इतनी तकलीफ है? देखिए, ओवैसी भाई बड़े भाई हैं और ओवैसी साहब को ज्यादा फोकस अपने हैदराबाद पे करना चाहिए। बिहार का इलेक्शन गवाह है कि आपके जितने एमएलए जीते वो सब एनडीए की गवर्नमेंट में चले गए। तो ऐसा काम मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम उत्तर प्रदेश को बख्श दें। हमें योगी बाबा ने सांस लेना पिछले 5 साल में दूभर कर दिया। अब हमको इनको हटाने के लिए हम तमाम चीजें छोड़कर आए हैं। मुझे कांग्रेस ने बहुत इज्जत दी थी, मैं तमाम चीजें छोड़कर आया हूं कि उत्तर प्रदेश से हम लोग भाजपा की सरकार हटाएं। अच्छा, आपने कांग्रेस का जिक्र किया तो एक बार बार ये बात सामने आती है कि कांग्रेस इतनी अवर्स नहीं है समाजवादी पार्टी को लेकर। जिस तरह का उनका रुख है वो ऐसा भी नहीं है कि ऐसी दुश्मनी है कि कभी दोस्ती नहीं हो सकती। तो चुनाव के बाद क्या ऐसा कोई सिनेरियो बन सकता है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ आए? देखिए, ये बड़ा अभी काल्पनिक प्रश्न है, अभी इसके ऊपर जवाब देना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। पर आना चाहिए साथ। देखिए, सभी सेक्युलर फोर्सेस को साथ होना चाहिए, मेरा मानना है, पहले से मानना है। अच्छा, एक ये कि मैंने जब भाईजान का जिक्र किया, वैसे भाईजान जो है वो ये भी बताते हैं कि क्या आपके साथ वादा किया गया है, वो सब कुछ उन्हें पता है। वो बताते हैं कि ये वादा किया है और देखो सिर्फ एमएलसी बना देंगे। ये सारे वादे उन्हें कैसे पता लग गए और क्या वाकई ऐसे ही वादे हैं? नहीं, मेरे से कोई वादा नहीं हुआ और न मैं वादों के ऊपर बात करता हूँ। मैंने बात सैद्धांतिक रूप से उसूलों की बात की थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल में योगी सरकार ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया और उत्तर प्रदेश के अंदर ये लड़ाई अकेले समाजवादी कांग्रेस के साथ नहीं लड़ी जा सकती थी। और मैंने बार बार कोशिश की कि हम समाजवादी को साथ ले आएं। जब उसमें हम कामयाब नहीं हुए तब मैंने ये फैसला लिया कि अब हमको मिल करके या जा करके हमें समाजवादी पार्टी के अंदर फैसला लेना चाहिए और मैंने जाकर फैसला लिया। लेकिन ओवैसी तो बता रहे हैं कि उनको बहुत समर्थन मिल रहा है। देखिए, उनके खिलाफ किस तरह से फायरिंग हो गई और उनको अगर समर्थन मिलेगा तो उसका नुकसान किसे होगा? देखिए, ओवैसी साहब को मिलने वाला वोट सीधे सीधे
सेक्युलर फोर्सेस को कमजोर करेगा। यानी उत्तर प्रदेश में सेक्युलर फोर्स का मतलब है समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी को कमजोर करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि सेक्युलर होने का सिर्फ ये दावा करते हैं ये तो परिवारवाद है, और वैसे तो कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ आपसे चटाई बिछवाई है, आपको कभी दिया नहीं, सत्ता में हक नहीं दिया। देखिए वो बड़े भाई हैं, ऐसी बात ना करें, भाई उनके भी तो एमएलए हैं, उनके भाई नहीं एमएलए हैं क्या? तो परिवार से क्या दो लोग नहीं हो सकते? ये तो हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 45 लोग हैं, ऐसा लोग गिनते हैं कि हर परिवार का हर सदस्य कुछ ना कुछ पद पर मौजूद है, ये परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, ना ये मुनासिब है, क्योंकि अगर आप उस हैसियत में आएंगे तब आप क्या करेंगे, तब आप दूसरे पे इल्जाम लगा पाएंगे। आखिरी सवाल मेरा ये कि ये जो इलाका है सहारनपुर और इसके आसपास का इलाका, जो सेकंड फेज में पोलिंग होगी, कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं? देखिए नौजवान बेरोजगार है, बेरोजगारी का आंकड़ा सबसे ऊपर है, किसान की फसल बर्बाद हो गई। हमारे यहाँ जितने किसान, हमारे यहाँ पॉपुलर की खेती होती है, पॉपुलर का रेट हमारे आज से 7-8 साल पहले पॉपुलर का रेट 1200 रुपए था, वो 150 रुपए तक टच किया है बात इनकी सरकार में, अभी थोड़ा सा 250 रुपए के आसपास है, लेकिन 1250 रुपए था पिछले 10 साल पहले। तो ये इन्होंने बर्बाद कर दिया। धान का किसान है, जो चावल था, मूंजी का रेट 4500 रुपए था, अभी 1700-1800 रुपए में। तो जो लागत मूल्य है किसान का वो नहीं निकल पा रहा है, और प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो हवाई बातों से लोगों का पेट भरने वाला नहीं। आज तो उन्होंने गिनवाया कितने सारे एक्सप्रेसवे बना दिए, कितनी सारी सड़कें बना दी, यूनिवर्सिटी बना दी, सहारनपुर में क्या कुछ किया, ये सब गिनवाया उन्होंने, वो विकास हुआ है? देखिए जो यूनिवर्सिटी बनाई उसका अभी तक बजट नहीं आया, आपने कागजों में यूनिवर्सिटी बना दी। एक यूनिवर्सिटी उन्होंने अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम भी बनाई है, उसका बजट एलोकेशन अब तक नहीं हुआ। और उसके अंदर जो जेपी बिल्डिंग है उसके 7th फ्लोर के ऊपर आपने यूनिवर्सिटी कायम कर दी। तो कागजों में तो आप बहुत अच्छी बातें करते हो, आपने 15 लाख रुपए दिए थे, वो भी आ गए सबके पास, 15 लाख सबके खाते में। आपने 2.5 करोड़ को रोजगार का वादा दिया था, 8.5 करोड़ का रोजगार चला गया। तो बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनके ऊपर अमल कितना है वो नहीं अभी तक पता चल पाया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी आरएलडी इस पे बैंक कर रहे हैं कि साथ में आएंगे जाट मुसलमान, वो एक बार फिर वापस साथ में दिखाई देंगे जो 2013 के पहले दिखाई देते थे। क्या वो हो पाएगा या उसमें विभाजन दिखाई दे रहा है? आज हो तो गया है, आज जो जाट बेल्ट थी उसके अंदर चुनाव है, और चुनाव में बीजेपी वालों को अपनी हैसियत का पता लग गया आज कि किस तरह से पोलिंग हो रहा है। वो कह रहे हैं किसान इकट्ठा हो के हमें वोट दे रहे हैं। अरे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, 700 लोगों की शहादत भूल जाएगा किसान? 700 किसानों की शहादत हुई है आंदोलन के अंदर। मुसलमान वोट के बारे में बार बार ये कहा जाता है कि उसे एक साथ होकर वोट करना चाहिए, लेकिन जब बाकी फोर्सेज आती हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें अपने हक के लिए बात करनी चाहिए, हम क्यों किसी और को जिता दें। क्या इस तर्क को समझते हैं आप सही? नहीं, देखिए मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करता हूँ, बात आम, देखिए या हिंदू है या मुसलमान, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमारे मुद्दे एक हैं, हमारी जरूरतें एक हैं, हमारा रहन सहन खान पीन सब तो एक जैसा ही है। क्या हम बात हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम बात नौजवान की करते हैं, हम बात किसान की करते हैं, हम बात महिलाओं की करते हैं, हम किसी जात बिरादरी और धर्म की बात नहीं करते। तो रेड अलर्ट की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आएंगे तो माफिया राज आ जाएगा, गुंडा राज आ जाएगा, देखिए किस तरह से लाल टोपी वाले उद्दंड हो जाते हैं। अभी तो रामराज चल रहा है, हाथरस के अंदर दिखाई दे रहा था इनका, अभी तो क्या हाथरस में दिखाई दे रहा था, लखीमपुर में किसानों के ऊपर आप चढ़ा रहे थे गाड़ी, वो दिखाई तो दे रहा था। आप अभी शामली के अंदर कल ही बच्चे का अपहरण हुआ था, कल ही बच्चे का अपहरण हुआ था। तो ये जो कहना है कि साहब ये कर देंगे और गुंडा, बेटा रुको, ये गुंडा राज चल रहा है, ये सब बेकार की बातें। देखिए कुछ सामाजिक समस्याएं वो रहेंगी और उनको हटाने के लिए हम एक बात का वादा अखिलेश जी ने किया है कि मैंने सबसे पहले पुलिसिंग को टाइम पे पहुंचने के लिए व्यवस्था की, 100 नंबर डायल के लिए, उन्होंने 112 कर दिया। अब उन्होंने कहा कि इस 15 मिनट के टाइम को हम रेस्पॉन्स टाइम को 5 मिनट कर देंगे, गाड़ी दुगनी करेंगे। हमने तो गाड़ी दुगनी की बात कर रहे हैं, इन्होंने गाड़ी के टायर भी नहीं बदलवाए, जो गाड़ी हम दी थी अखिलेश जी ने उनके टायर भी नहीं बदलवाए। अच्छा, आखिरी सवाल है ये, अखिलेश जी ने आपसे क्या वादा किया है वो भी बता दीजिए। अखिलेश जी ने मुझसे वादा किया है कि मैं सहारनपुर के लिए इतना करूंगा कि तुम भूल जाओगे कि कितना किया है।